हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिडजी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप आज आपके साथ फिजिक्स के एक टॉपिक के साथ जुड़ा हूं जिसका नाम है मोज़ले लॉ या मोज़ले इक्वेशन। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक को डिस्कस किया था एक्स-रे। एक्स-रे के टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहां से जाके आप प्रीवियस क्लास को देखें, तब आपको ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि एक्स रे का ही पोर्शन है या उसके आगे का पार्ट है मोज़ले लॉ या मोज़ले इक्वेशन। ठीक है भाई, तो आप प्रीवियस क्लास को देखिएगा। जो भी आपकी प्रीवियस क्लास है फिजिक्स का जो भी पोर्शन है आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो वीडियो हैं, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एटीसी और एओ के फिजिक्स के लिए ओरिएंटेड है। इसके अलावा ये टॉपिक जहां आएगा तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगी, तो ऐसा फ्रूटफुल रहेंगी उस एग्जाम में भी। तो फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। आपको अच्छे लगे, आपको अच्छा लगे कंटेंट कि समझ में आया कि आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको अपलोड करके देने में। आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक मोज़ले लॉ। मोज़ले लॉ में क्या है भाई? हम लास्ट टाइम पे टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे एक्स-रे। जब हम एक्स-रे टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तब इसकी दो कैटेगरी बनाई गई थी। एक थी आपकी कंटिन्यूअस एक्स-रे और एक आपका था कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे। जब हम कंटिन्यूअस एक्स-रे और कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे को डिस्कस कर रहे थे तब यहां मैंने आपको बताया था कि यहां पे शार्प इंटेंसिटी आती है किसी वेवलेंथ पे। ये आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, ये मैंने वहां आपको अच्छे से डिस्कस किया है, बट यहां पे थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं। तो मैंने आपको यहां ये बताया था, ये जो इंटेंसिटी है, शार्प इंटेंसिटी जो आई है किसी वेवलेंथ पे, ये जो वेवलेंथ है वो उसका एक रिलेशन होता है किससे? एटॉमिक नंबर से। वो उस मटेरियल पे, उस जो आपका एटम है उस पे डिपेंड करता है। तो ये जो वेवलेंथ है उस एटॉमिक नंबर की हेल्प से निकाली जाती है या फिर इसमें रिलेशन होता है। और ये जो मिनिमम वेवलेंथ है वो आपके जो एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज सप्लाई किया है उसके आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये आपको मैंने सब प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, तो प्लीज आप वहां जाके इस टॉपिक को एक बार पढ़ लें क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक से दो क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं और बनते ही हैं। तो आप इसको पढ़ लें, जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को एक बार देख लें। तो मोज़ले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कुछ रिजल्ट दिए और रिजल्ट उन्होंने किसके फॉर्म में दिए? रिजल्ट दिए फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट और एटॉमिक नंबर z की फॉर्म में। उन्होंने मटेरियल की फ्रीक्वेंसी, जब एक्सरे का डिस्कशन चल रहा था तब उन्होंने ग्राफ डिजाइन किया। उस ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्चुअली में उस समय पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर से आपकी जो सीरीज पीरियोडिक टेबल बनी थी वो एटॉमिक नंबर पे नहीं थी, वो आपके मास और वेट के अरेंजमेंट पे थी। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर का डिस्कशन वहां किया था। तो एटॉमिक नंबर का जब वो डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसी मेटल का एटॉमिक नंबर दैट इज z और फ्रीक्वेंसी गामा, ये फ्रीक्वेंसी कहां से आई, कैसे आई? तो इसके लिए आपको एक्सरे का प्रीवियस टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि लाइट का क्या रहा वहां पे और वोल्टेज का क्या रोल था। तो उस चीज को आप पहले पढ़िएगा तो वहां आपको अच्छे से समझ में आएगी फोटोन क्या होता है, एनर्जी कैसे आई। तो उसी एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है म्यू, रूट म्यू और जेड, इनका इन्होंने एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जब उन्होंने प्रैक्टिकली चेक किया तो ये ग्राफ क्या था? ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आया। सभी मटेरियल्स के लिए ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की जो फॉर्म आई तो पहली बात तो ये रहा मोज़ले ग्राफ। तो ये मोज़ले ग्राफ आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो इस ग्राफ का क्या मतलब है? इस ग्राफ का ये मतलब है कि ये जो आपकी रूट ऑफ
फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एटॉमिक नंबर z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे भी इफेक्ट होगा, या फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो बढ़ेगी वो एटॉमिक नंबर को आपको शो करेगी, उस एटम के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी में इफेक्ट शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था एक ग्राफ, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा मोजले जी ने एक अपनी इक्वेशन दी थी, एक्चुअली इक्वेशन उन्होंने नहीं दी थी, उसी टाइम बोहर मॉडल आया था, तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन थी। मैंने बोहर मॉडल भी आपको डिस्कस किया है। बोहर मॉडल क्या है, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट बोहर मॉडल को मैंने डिस्कस किया है। बोहर मॉडल, थॉमसन मॉडल, डाल्टन मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल, ये मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप पहले एटम के उन मॉडल को भी डिस्कस कर लें, पढ़ लें, वीडियो दी हुए हैं, आप पढ़ लें, समझ लें, फिर आप इस चीज को समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, बोहर मॉडल में उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल उन्होंने एक इक्वेशन दी थी कि जो एनर्जी है E, वो इक्वल टू R H C Z और 1 ओवर n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 ओवर n फाइनल स्क्वायर। एक मिनट, ये है n फाइनल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये एक इक्वेशन दी थी अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। ये इक्वेशन भाई क्या है, इस चीज को पहले वहां समझिएगा, फिर भी मैं आपको इस इक्वेशन को समझा देता हूं। जब कोई एटम के सर्कुलर जो ऑर्बिट है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से बाहरी कोश से अंदर वाले कोश में इनर ऑर्बिट में जंप लेता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो वही किया है इन्होंने इस इक्वेशन की फॉर्म में कि इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट, ये n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट कर रहेगा, और फाइनल जो उसकी आउटर ऑर्बिट है वहां पे। जैसे कि आपको जंप लेना है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये क्या है, ये आपकी NF है, और ये इनिशियल क्या थी, ये NI थी। ठीक है, तो सेकंड से फर्स्ट में हो जाएगा, तो 1 ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर मींस 1 माइनस का 1/4। इस चीज को ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एक इक्वेशन दी थी कि जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये चीज भी मैंने आपको डिस्कस की थी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, जूल से इसका क्या रिलेशन है, तो ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, तो आप प्ले लिस्ट में एक बार चेक कर सकते हैं। बट इसको यहाँ मोजले लॉ में मुझे फिट करना है, इसलिए मैं इस इक्वेशन को दोबारा आपको बता रहा हूं कि E इक्वल टू RHCZ 1 ओवर NI स्क्वायर माइनस 1 ओवर NF स्क्वायर। तो ये इनिशियल ऑर्बिट हो गई, ये फाइनल ऑर्बिट हो गई। भाई मैं लिख नहीं रहा हूं, तो आप इसको लिख लेना अपने नोट्स में। ये इनिशियल ऑर्बिट, ये फाइनल ऑर्बिट। ये क्या है, एटॉमिक नंबर। ये क्या है, C लाइट ऑफ वेलोसिटी। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से पता चलेगा क्या लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे जो R है, R एक नया टर्म है, ये शायद मैंने आपको उस समय नहीं बताया था। ये R है जो आपका, ये है आपका R जो है रिडबर्ग कांस्टेंट। R क्या है आपका, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आती है आपकी 1.09 इंटू 10 की पावर 3 पर मीटर। 1.09 यहाँ पे से लिख दी 1.097। ठीक है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है R। ये क्या है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट R। NI क्या है, इनिशियल ऑर्बिट, लिख ही देता हूं चलो भाई, इनिशियल ऑर्बिट। और ये क्या है भाई, फाइनल ऑर्बिट। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। C क्या है, लाइट ऑफ वेलोसिटी। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। ठीक है भाई,
ये कुछ वैल्यू, आर क्या था आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, ई क्या है आपकी एनर्जी है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये उन्होंने इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को मोजले लॉ ने यूज किया, एक ग्राफ बनाया कि फाइनली रूट टाइम्स ऑफ म्यू और जेड का, जेड तो भाई यहां दिख रहा है कि जेड क्या है, एटॉमिक नंबर जेड आपको यहां दिया हुआ है, और ई क्या है, ई से ही आपकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, क्योंकि अपनों को ई पता है, ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है एच सी ओवर लैम्डा या फिर एच म्यू, एच म्यू, ये चीज आपको नहीं दिख रही होगी तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, ई की वैल्यू अभी मैं लिख देता हूं, ठीक है भाई। तो उन्होंने इस इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर की फॉर्म में कुछ इस तरीके से चेंज किया, वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे चेंज किया उन्होंने ये z जो है, जो एटॉमिक नंबर है, पहली बात तो इस z की जगह z इफेक्टिव यूज किया। z इफेक्टिव यूज करने का मतलब ये है, यहां पर एक स्केलिंग कांस्टेंट था जो कि ट्रांजिशन पे डिपेंड कर रहा है, और ये सब चीजें किसके लिए हो रही है भाई, मोजले लॉ ये जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए, नॉट फॉर कंटिन्यूअस एक्सरे, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए कर रहे हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस में बताया भी था, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर E इक्वल टू, इन्होंने क्या किया, E की जगह रखा H म्यू, E की जगह क्या हो गया भाई, H म्यू इक्वल टू R H C, Z की जगह Z माइनस B, Z माइनस B, B क्या था यहाँ स्केलिंग कांस्टेंट, Z माइनस B, यहाँ पे फ्रेंड्स जो था ये स्क्वायर था, Z माइनस B, यहाँ पे स्क्वायर हुआ, Z के ऊपर क्या था, स्क्वायर था, तो ये z माइनस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट में इनिशियल माइनस स्क्वायर फाइनल स्क्वायर, ये इक्वेशन थी, ठीक है। h से कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू भाई h से, ये जो आपका h है, h से आपका h कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, r c z माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस बी का होल स्क्वायर और 1 माइनस एन आई का स्क्वायर माइनस का 1 ओवर एन एफ का स्क्वायर। जब इन्होंने इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट लेके क्या हो गया, तो यहां स्क्वायर रूट लिया, तो रूट टाइम्स ऑफ म्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ये तो स्क्वायर में है तो रूट यहां कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या बचा, z माइनस का b या फिर कहें z इफेक्टिव, ये इसे z इफेक्टिव के नाम से भी जान सकते हैं, इसे z इफेक्टिव, और यहां बचा रूट टाइम्स ऑफ आर सी पे रूट आ जाएगा और इस पूरे टर्म पे रूट आ जाएगा, तो इसको मैंने एक साथ लिख दिया आर सी 1 ओवर एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशन उन्होंने किए बनाई कि रूट टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू z माइनस बी रूट टाइम्स ऑफ आर सी 1 ओवर एन आई स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन एफ स्क्वायर, ठीक है, इनिशियल ऑर्बिट फाइनल ऑर्बिट। तो ये एक फाइनल इक्वेशन बनी। इसी इक्वेशन को मोजले इक्वेशन के नाम से जाना गया, और यहाँ पे ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें क्या है, आर क्या है, कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट है, इनिशियल वैल्यू होगी कोई नंबर में होगी, एफ क्या होगा, नंबर में होगा, तो ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में थी, या फिर उन्होंने एक नया कांस्टेंट दे दिया यहाँ पे से, इसको पूरे को नाम दिया ए, स्मॉल ए। तो रूट टाइम्स ऑफ म्यू इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ z माइनस का b, ये इक्वेशन जो बनी, फाइनल इक्वेशन बनी, ये फाइनल इक्वेशन क्या कहलाई, मोजले लॉ इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रूट टाइम्स ऑफ म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z दैट इज एटॉमिक नंबर, b क्या है, कांस्टेंट है, इसे b को, शायद मैंने यहां b नहीं लिखा, तो b यहां पे ये जो है b का नाम है आपका, b है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये भाई ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको वैल्यू दी जाएगी, ये आपको डाटा शीट में भी दी जाती है, तो ये वैल्यू आपको दी जाएगी।
तो फिलहाल अगर b को हम हटा भी दें तो ये क्या है, कांस्टेंट, रूट टाइम्स ऑफ म्यू, रूट टाइम्स ऑफ म्यू, रूट टाइम्स ऑफ म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, दैट इज एटॉमिक नंबर। और यही चीज उन्होंने अपने ग्राफ में बताया था कि रूट टाइम्स ऑफ म्यू और एटॉमिक नंबर के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट ग्राफ आएगा, और वही स्ट्रेट ग्राफ जो था वो आपका मोजले ग्राफ के नाम से जाना गया। रूट टाइम्स ऑफ म्यू और z के बीच में क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और वही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मोजले ग्राफ के नाम से जाना गया। तो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को डिस्कस किया, और जब डिस्कशन किया तब उन्होंने फाइंड आउट किया कि फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का ये रिलेशन होता है। और जब भाई फ्रीक्वेंसी का अपनों को पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में प्रॉब्लम क्या आई थी, वो लैम्डा फाइंड आउट करना था। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो वो लैम्डा फाइंड आउट करना था। लैम्डा मिनिमम तो वोल्टेज से निकल गया था भाई, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था, लैम्डा मिनिमम तो वोल्टेज की फॉर्म में आ गया था, बट जो लैम्डा के और लैम्डा के अल्फा और लैम्डा के बीटा जो थे वो नहीं निकल पाए थे। तो उसको निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी की ये टर्म आई। फ्रीक्वेंसी जब आ जाएगी तो आपके पास वेवलेंथ की भी इक्वेशन आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की जगह रूट सी टाइम्स ऑफ, यहाँ पे रूट सी बाई लैम्डा आ जाएगा, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा की टर्म में भी यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन को लैम्डा जब आ जाएगा तो आप कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को डिस्कस कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ को हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मींस किसी मटेरियल पे डिपेंड करेगी वो वेवलेंथ, वो शार्प फ्रीक्वेंसी जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में आ रही थी वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो उस मटेरियल पे डिपेंड कर रही है कि उसमें ट्रांजिशन कैसा होगा, और उस ट्रांजिशन के ही हिसाब से स्क्रीनिंग कांस्टेंट आएगा, और ये सब वैल्यू वहां से फिल होती है। आपको इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका ग्राफ क्या है, मोजले लॉ किस किस का रिलेशन है, रूट टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड आपका एटॉमिक नंबर। आपसे पूछा जाएगा मोजले लॉ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वर्सेस एटॉमिक नंबर, रूट टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, या फिर 1/रूट टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा, रूट टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। और वो इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, वो इक्वेशन कौन सी, a टाइम्स ऑफ z माइनस b का, a टाइम्स z माइनस b के इक्वल क्या होगा, रूट टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू a स्क्वायर z माइनस b का होल स्क्वायर भी दे सकते हैं। तो इन चीजों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और ये तभी हो पाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपने वीडियो देखी और देखने के बाद बंद कर दिया, उसके बाद आप 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे कि क्या पढ़ाया था, कौन सी इक्वेशन थी, कहां से आई थी। तो आपको क्या करना, क्या है, आपको नोट्स मेंटेन करने और उन नोट्स का रिवीजन करना है। और जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर है डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी मिल जाते हैं आपको। टेलीग्राम लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ सकते हैं। तो जब वहां टेलीग्राम लिंक पे आप जाएंगे तो वहां आपको कंटेंट मिल जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और थोड़ा सा प्रीवियस ऑल एग्जाम का भी कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो आप वहां जुड़ सकते हैं, तो वहां पे भी मैं आपको पेपर अपलोड करा दूंगा। तो आप पेपर कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर कीजिएगा, या जहां से भी जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से, तो आप उन क्वेश्चंस को लगाइएगा। तो वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, आपने वीडियो देखी, लेक्चर देखा, देखने के बाद बंद कर दिया, या फिर आधा देखा, आधे देखने के बाद बंद किया, उसके बाद कुछ देखा ही नहीं। कंटिन्यूअस देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। अगर कोई डाउट आए तो दोबारा देखिएगा, समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार बैठा हूं। मैं आपको प्रीवियस वीडियो भी मैंने आपको दिए हैं, बट आप लोग कुछ अच्छे से आपसे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाने चाहिए। वैसे फिजिक्स क्या है, एक वास्ट सब्जेक्ट है, और वो सब चीजें हम यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं कि कोई सा भी टॉपिक पढ़ लिया, बट उससे क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे, आ रहे हैं तो आने की पॉसिबिलिटीज क्या है, बहुत कम है। तो इन सब चीजों को भी अपन लोगों क्या है, फोकस करते हुए उन टॉपिक पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है भाई, तो मोजले लॉ आज की इस वीडियो में था, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। प्रीवियस एक्सरे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के मॉडल को मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप डीप स्टडी कर रहे हैं, आप सीरियस हैं इस एग्जाम को लेके,
तो आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि भाई ये टॉपिक आएगा, इसके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, या फिर ये टॉपिक मेरा वीक है, तो आप उस टॉपिक को मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा सबसे पहले। देन मैं फर्दर आगे के जो टॉपिक है उस पर मूव करूंगा। और वैसे जिस सीरीज में मैं टॉपिक करा रहा हूं आप उसी सीरीज में पढ़िएगा, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा मेड जी वाईफाई कक्षा से और सभी कंटिन्यूस क्लास को करिएगा और आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।